नमस्कार साथियों, स्टडी अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक 26 अक्टूबर 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स है और इस सेशन में हम कुल टॉप 12 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए गए हैं, तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। आप इसका पीडीएफ, आज का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी अफेयर एजुकेशन सेंटर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस मनाया गया है, ये 25 अक्टूबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस 25 अक्टूबर को मनाया गया। साथ ही इसी दिन विश्व पास्ता दिवस भी मनाया गया। इन दिवसों को मनाने का उद्देश्य जागरूकता फैलाना, ज्ञान साझा करना और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। अक्टूबर में अभी तक जो जितने भी दिवस मनाए गए हैं उनके बारे में जानते हैं। तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया। महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई गई। जर्मन एकता दिवस 3 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 7 अक्टूबर को मनाया गया। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया गया। साथ ही विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, विश्व अर्थराइटिस दिवस 12 अक्टूबर को मनाया गया। आपदा जोखिम न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस 13 अक्टूबर को, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया गया। वर्ल्ड स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर को, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अभिदम्य दिवस 17 अक्टूबर को, गुलामी विरोधी दिवस 18 अक्टूबर को, वर्ल्ड पेट्रियाटिक बॉन्ड एंड ज्वाइंट दिवस 19 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 20 अक्टूबर को, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय हकलाना दिवस 22 अक्टूबर को मनाया गया। मॉल दिवस जो एवोगाड्रो संख्या के रूप में मनाया जाता है 23 अक्टूबर को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया, जबकि 25 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस मनाया गया। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पीएम श्री यानी कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना को अपनाया है? तो हाल ही में जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना को अपनाया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो दिल्ली सरकार ने आधिकारिक तौर पर पीएम श्री यानी कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना को अपना लिया है। अब पीएम श्री क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो पीएम श्री स्कूल पहल भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य केवीएस और एनवीएस सहित विभिन्न सरकारी निकायों द्वारा प्रबंधित 14,500 से अधिक स्कूल स्थापित करना है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जो विविध शैक्षिक अनुभव तथा गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। इसके कुछ उद्देश्य भी हैं। तो छात्रों को सक्रिय नागरिक बनने के लिए तैयार करना और समावेशिता को बढ़ावा देना शामिल है। साथ ही इसमें 20 लाख से अधिक छात्रों को प्रत्यक्षता लाभ मिलने की उम्मीद है और यह योजना 2022-23 से 2026-27 तक 5 वर्षों के लिए ही बनाई गई है और अच्छे परिणाम मिलने पर पूरे देश भर में ऐसे स्कूलों की स्थापना की जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार को पहला ड्राई पोर्ट या शुष्क बंदरगाह किस जिले में मिला? तो बिहार का जो पहला ड्राई पोर्ट है यह पटना जिले में मिला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो बिहार का अपना पहला ड्राई पोर्ट राज्य की राजधानी पटना के निकट बिहटा नामक स्थान में मिला है। ड्राई पोर्ट क्या होता है? तो ड्राई पोर्ट यह अंतर्देशीय कंटेनर डिपो है जो कार्गो हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन के लिए बंदरगाह या हवाई अड्डे से दूर एक सुविधा प्रदान करता है। साथ ही यह समुद्री हवाई बंदरगाहों, अंतर्देशीय क्षेत्रों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है, जिससे वस्तु की कुशल आवाजाही की सुविधा मिलती है। अब इसके कुछ लाभ भी हैं। तो बिहार के लिए यह अति आवश्यक थी, क्योंकि इससे निर्यात वस्तु मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। बेसिकली बिहार आलू, टमाटर, केला, लीची और मखाना यानी कि फॉक्स नट्स जैसे फलों और सब्जियों का एक प्रमुख उत्पादक राज्य रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वायु गुणवत्ता मॉनिटर सूचकांक में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? तो जो हाल ही में वायु गुणवत्ता मॉनिटर सूचकांक जारी हुआ है उसमें विश्व का सबसे प्रदूषित शहर पाकिस्तान का लाहौर शहर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। वायु गुणवत्ता मॉनिटर IQ एयर ने लाहौर के विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बताया है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक कितना है? AQI 394 रहा। अब यहाँ पे वायु गुणवत्ता मॉनिटर की बात हो रही है, तो ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो IQ एयर वायु में खतरनाक PM 2.4
फाइव कणों की सांद्रता के आधार पर वायु गुणवत्ता के स्तर को मापता है। लाहौर में AQI का मान विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश मान से 55.6 गुना अधिक है। 100 से अधिक AQI को अस्वस्थ माना जाता है, जबकि 150 से अधिक स्तर को बहुत ही अस्वस्थ माना जाता है। अब इसके प्रदूषण कम करने के कुछ उपाय भी बताए गए हैं। तो कृत्रिम वर्षा करा के हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं, जिससे धुंध के प्रभाव को कम करने के लिए आपातकालीन उपाय के रूप में योजना बनाई जा सकती है। साथ ही धुंध विरोधी दस्ता तैयार कर सकते हैं, जिससे फसल जलाने को कम करने के लिए अस्थायी प्रथाओं पर किसानों को शिक्षित करना होता है। अगला प्रश्न है, पीएम यशस्वी योजना के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो पीएम यशस्वी योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जनजातीय, ये तीनों सभी आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा युक्त सभी, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना यानी कि पीएम यशस्वी का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि ईबीसी और विमुक्त जनजातियां यानी कि डीएनटी के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए उत्थान करना है। और इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। यह वंचित छात्रों के लिए एक सुव्यवस्थित सहायता प्रणाली बनाने के लिए पिछली छात्रवृत्ति पहलों को एकीकृत करता है। इसकी चयन प्रक्रिया, उम्मीदवारों का चयन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित यशस्वी प्रवेश परीक्षा यानी कि एट के आधार पर किया जाता है। अब छात्रवृत्ति किस प्रकार से दी जाती है उनके बारे में जानते हैं। तो प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति जो कक्षा 9 से 10 के छात्रों के लिए 2.5 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों के लिए 4,000 रुपये का वार्षिक भत्ता प्रदान किया जाता है, जबकि मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति उच्च शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम के आधार पर 5,000 रुपये से 20,000 रुपये तक की भत्ता दिया जाता है। उच्च श्रेणियों की शिक्षा में शीर्ष विद्यालयों और कॉलेजों में मेधावी छात्रों को ट्यूशन और अन्य खर्चों को कवर करने के लिए सहायता की जाती है, जबकि छात्रावास निर्माण के लिए शिक्षा तक पहुंच में सुधार के लिए ओबीसी छात्रों को सुविधाएं प्रदान की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में एआई तकनीक द्वारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को जन्म दिया गया? तो एआई तकनीक द्वारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को राजस्थान में जन्म दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये है ग्रेट इंडियन पक्षी, जिसे एआई तकनीक द्वारा जन्म दिया गया है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो राजस्थान के जैसलमेर स्थित सुदासर एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजनन केंद्र ने कृत्रिम गर्भाधान यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जीआईबी को सफलतापूर्वक प्रजनन कराया। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह राजस्थान का राजकीय पक्षी है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। और यह सर्वाहारी पक्षी है, जिसका निवास स्थान जंगली शुष्क घास के मैदान होते हैं। और जैसलमेर और राजस्थान के पोखरण के पास भारतीय सेना द्वारा नियंत्रित फील्ड फायरिंग रेंज में जिप्स की अधिकतम संख्या पाई जाती है, यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसी को जिप्स शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। और अन्य क्षेत्र में ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में प्रसिद्ध रोहिणी गोडबोले का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? तो जो रोहिणी गोडबोले का 71 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वो एक प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञानी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये है प्रसिद्ध रोहिणी गोडबोले, जिनका 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो प्रमुख भौतिकी विज्ञानी रोहिणी गोडबोले का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह विज्ञान में महिलाओं की वकालत करने वाली थी। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित। वह 25 से अधिक वर्षों तक आईआईएससी बेंगलुरु के उच्च ऊर्जा भौतिकी केंद्र से जुड़ी रही। रोहिणी गोडबोले आईआईटी बॉम्बे की पूर्व छात्रा थी, जिन्होंने वर्ष 1979 में स्टोनी ब्रुक विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। साथ ही उन्होंने महिलाओं के लिए समान अवसरों की वकालत की। प्राय विज्ञान में महिलाओं का समर्थन करने वाले पैनल में भाग लिया करती थी। अगला प्रश्न है, एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो एशिया स्वच्छ ऊर्जा 2024 का जो सम्मेलन हुआ वह सिंगापुर में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। हाल ही में एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन सिंगापुर में किया गया। इस शिखर सम्मेलन में प्रमुख परियोजनाओं पर बात की गई, जिसमें दक्षिण कोरिया की 100 मेगावाट है सोलर, जापान में
28 मेगावाट सौर परियोजना और ऑस्ट्रेलिया में 291 मेगावाट पावर बैटरी स्टोरेज शामिल है। अगला प्रश्न है, कहां पर एनटीपीसी और भारतीय सेना सौर हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड स्थापित करेंगे? तो एनटीपीसी और भारतीय सेना मिलकर या लद्दाख में सौर हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड स्थापित करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रकार का सौर हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड होता है जो एनटीपीसी और भारतीय सेना द्वारा स्थापित किया जाएगा। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। एनटीपीसी और भारतीय सेना द्वारा लद्दाख के चुशुल में सौर हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड स्थापित करने पर सहमति बनी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परियोजना की आधारशिला रखी। साथ ही इस ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड का उद्देश्य डीजल जनरेटर की जगह हिस्सा लेना है, जिसमें ऑफ ग्रिड आर्मी स्थानों पर अस्थायी ऊर्जा की पेशकश की जा सके। इस प्रणाली को कठोर सर्दियों की परिस्थितियों में भी स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास यानी कि सिम्बेक्स का 31वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो जो सिम्बेक्स यानी कि सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है, यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 31वां संस्करण 23 से 29 अक्टूबर 2024 तक विशाखापट्टनम में हो रहा है। इस आयोजन में भाग लेने वाले रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी का जहाज यानी कि आरएसएस टेनेसियस 23 अक्टूबर को पहुंचा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के कितने वर्ष पूरे किए गए हैं? तो हाल ही में भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के पूरे 75 वर्ष पूरे किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इसी डिटेल में समझते हैं। तो अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अब भारतीय आदिम जाति सेवक संघ क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थापना वर्ष 24 अक्टूबर 1948 को की गई थी। दिल्ली में ठक्कर बापा यानी कि अमृत लाल विठल दास ठक्कर द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत में आदिवासी और हाशिए के समुदायों को कल्याण को बढ़ावा देना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को BAJSS का संस्थापक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। साथ ही बता दें कि यह आदिवासी समाज में व्याप्त गरीबी और अशिक्षा को खराब स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर भी कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 जारी हुआ है फ्रेंड्स, उसमें भारत 84वें स्थान पे रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 जारी की। यहाँ पे आपको क्या पता चला, जो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट है ये फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया, जो 165 क्षेत्राधिकारों में आर्थिक स्वतंत्रता का आकलन करती है। और यह जो रिपोर्ट है वर्ष 2022 के लिए जारी किया गया है वर्ष 2024 में। अब रिपोर्ट के कुछ प्रमुख बिंदु हैं उसके बारे में जानते हैं। तो शीर्ष 3 देश हो गए हांगकांग, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान इस रिपोर्ट में इस सूचकांक में 84वां है और यह 42 चरों पर आधारित है, जिसमें सरकार का आकार, संपत्ति के अधिकार, मौद्रिक नीति और व्यापक स्वतंत्रता जैसे क्षेत्र शामिल है। रिपोर्ट में पिछले 3 वर्षों में आर्थिक स्वतंत्रता में वैश्विक गिरावट पर भी प्रकाश डाला गया है। साथ ही इसमें उच्च आर्थिक स्वतंत्रता वाले देश काफी बेहतर आर्थिक परिणाम दिखाते हैं। उदाहरण के लिए उनकी प्रति व्यक्ति GDP औसतन कम आर्थिक स्वतंत्रता वाले देशों की तुलना में 7.6 गुना अधिक है। इन देशों में अन्य लाभों में लंबी जीवन प्रत्याशा, कम गरीबी दर और उच्च खुशी के स्तर भी शामिल हैं। तो साथियों, आज 26 अक्टूबर 2024 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे हमने इस सेशन में कवर किया। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।